history, English medium. Today we are going to discuss about chapter number 6, that is peasants and farmers. Today our topic is where did opium come from and how were unwilling cultivators made to produce opium. So let's start. This is where the Indian peasants came into the story. When the British conquered Bengal, they made a determined effort to produce opium in the lands under their control. देखिए जब ब्रिटिशर्स ने बंगाल को कंक्योर किया तो जो लैंड उनके कंट्रोल में थी वहां पर वो ओपियम को प्रोड्यूस करवाने लगे. As the market for opium expanded in China, larger volume of opium flowed out of Bengal port. अब देखिए जब चाइना के अंदर ओपियम की मांग बढ़ने लगी तो ज्यादा से ज्यादा वॉल्यूम ऑफ ओपियम वो बंगाल से फ्लो होने लगा, मतलब बंगाल के पोर्ट से फ्लो होने लगा. बिफोर 1767 नो मोर देन 500 चेस्ट वे आर बीइंग एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया. अब देखिए 1767 के अंदर केवल 500 चेस्ट एक्सपोर्ट किए जाते थे इंडिया से, लेकिन 4 सालों के अंदर ये क्वांटिटी ट्रिपल्ड हो गई. ओके, और देखिए अगर हम बात करें 100 ईयर लेटर, 100 साल बाद 1870 के अंदर गवर्नमेंट 50,000 चेस्ट एनुअली एक्सपोर्ट किया करती थी चाइना को. Supplies has to be increased to feed this booming export trade. अब देखिए सप्लाई को भी इंक्रीज करना था ताकि ये जो बूमिंग मार्केट है या ये जो बूमिंग एक्सपोर्ट है इसको फीड किया जा सके, इसको फुलफिल किया जा सके. बट दिस वाज नॉट इजी. लेकिन देखिए ये एक इजी टास्क नहीं था. क्यों इजी टास्क नहीं था वो हम देखेंगे. हाउ कुड द कल्टीवेटर बी परसुएटेड टू ग्रो ओपियम फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजन. देखिए कल्टीवेटर्स ओपियम को क्यों नहीं बोना चाहते थे, बहुत सारे कारण थे इसके पीछे कि जो कल्टीवेटर्स ओपियम को नहीं बोना चाहते थे. देखिए सबसे पहला कारण था कि जो ओपियम की क्रॉप से उसको बेस्ट क्वालिटी ऑफ लैंड के ऊपर बोने के लिए कहा गया था, और बेस्ट क्वालिटी ऑफ जो फील्ड थी वो विलेजेस के करीब में थी और वो वेल मैन्योर भी थी. ओके, और इस जमीन के ऊपर जो विलेजर्स है वो पल्सेस को प्रोड्यूस किया करते थे. ओके, अगर एक बार वो यहाँ पर ओपियम लगा देते तो दूसरी बार ये पल्सेस यहाँ नहीं लगा सकते. मतलब जहां पर एक बार ओपियम की खेती हो जाती है तो फिर पल्सेस वहां पर नहीं उग पाती, और फिर यदि ये गांव से दूर वाली जमीन पे जो दूसरी जमीन है वहां पर यदि ये पल्सेस बोते हैं तो वहां की जो सॉइल है वो अच्छी नहीं है और वेल मैन्योर्ड भी नहीं है. सेकंड रीजन ये था बहुत सारे जो कल्टीवेटर्स थे उनके पास में लैंड नहीं थी और उनको कल्टीवेट करने के लिए लैंड लॉर्ड से जो जमीन है वो लीज पे लेना पड़ती थी. ओके, और देखिए इसके लिए उन्हें उसका रेंट देना पड़ता था या बहुत ही हेवी चार्ज देना पड़ता था. थर्ड, द कल्टीवेटर ऑफ ओपियम वाज डिफिकल्ट प्रोसेस. द प्लांट वाज डेलिकेट एंड कल्टीवेटर हैड टू स्पेंड लॉन्ग आवर्स फॉर नरिशिंग इट. अब देखिए तीसरी चीज ये थी कि जो कल्टीवेटर्स है उनको ओपियम के प्लांट पे ज्यादा समय देना पड़ता था. Okay, this means that they did not have the enough time to care for their other crop. इसका मतलब ये हुआ कि उनकी जो दूसरी क्रॉप हो रही है पल्सेस या जो दूसरी क्रॉप को बो रहे हैं उसको वो अब कम समय दे पाएंगे. Finally, the price the government paid to the cultivator for opium they produced was very low. इसके अलावा एक और कारण ये है कि जो गवर्नमेंट ओपियम का प्राइस देती थी कल्टीवेटर्स को वो भी बहुत ही कम देती थी. तो इस वजह से जो ओपियम प्रोड्यूसर्स है या जो ओपियम कल्टीवेटर्स है वो नहीं चाहते थे कि ओपियम की खेती की जाए. नाउ हाउ वर अनविलिंग कल्टीवेटर्स मेड टू प्रोड्यूस ओपियम. अब देखिए ये जो अनविलिंग कल्टीवेटर्स है इनको ओपियम प्रोड्यूस करने के लिए किस तरीके से मजबूर किया गया या क्या चाल चली गई वो हम यहाँ पर देख रहे हैं. अनविलिंग कल्टीवेटर्स वर मेड टू प्रोड्यूस ओपियम थ्रू अ सिस्टम ऑफ एडवांसेस. अब देखिए जो अनविलिंग कल्टीवेटर्स है, अब देखिए चाइना के अंदर बहुत ज्यादा डिमांड लग रही है ओपियम की, है ना, और ब्रिटिशर्स बहुत ज्यादा कमाई भी कर रहे हैं ओपियम की वजह से. तो उनको ये जो सप्लाई है इसको बरकरार रखना है, मतलब इंडिया से जो एक्सपोर्ट हो रही है ओपियम का उसको बरकरार रखना है. तो अब बरकरार कैसे रखा जाएगा भाई, जो फार्मर है वो तो मना कर रहे हैं कि नहीं हम ओपियम नहीं बोएंगे. तो देखिए यहाँ पर कुछ अनविलिंग जो कल्टीवेटर्स होते हैं उनको एक सिस्टम में लाया जाता है. कैसे देखते हैं हम. Unwilling cultivators were made to produce opium through a system of advances. In the rural area of Bengal and Bihar, there were a large number of poor peasants. देखिए बंगाल और बिहार के एरिया के अंदर बहुत ज्यादा गरीब पीजेंट्स वगैरह रहते हैं. उनके पास में जमीन भी नहीं होती सर्वाइव करने के लिए,
इट वाज डिफिकल्ट टू पे रेंट टू लैंडलॉर्ड्स। और इसके अलावा वो उनके पास में इतने पैसे नहीं होते कि वो लैंडलॉर्ड को पैसे दे और जमीन को लीज वगैरह पे ले, या उनके पास इतने इनफ पैसे भी नहीं होते कि वो भोजन को खरीदे या क्लोथ वगैरह खरीदे वो। फ्रॉम द 1780 such peasants found their village headmen giving them money advances to produce opium। अब देखिए 1780 से क्या होता है कि ये जो peasants है इनको इनको जो इनके विलेज के हेडमैन रहते हैं वो एडवांस में पैसे देने लगते हैं कि आप ओपियम को बोइए। When offered a loan, the cultivators were tempted to accept, hoping to meet their immediate need to pay back the loan at the later stage। अब देखिए यहाँ पर जब गरीब लोगों को लोन मिलता है तो वो ये सोचते हैं कि ठीक है हम लोन ले लेते हैं और इससे इस लोन से हम फसल करेंगे और इसके बाद में पैसा आने पर लौटा देंगे। But the loan tied the peasants to headman land through the government। अब देखिए जब ये जो विलेजर्स हैं या जो पीसेंट्स हैं ये हेडमैन से लोन ले लेते हैं तो ये हेडमैन से टाइड हो जाते हैं, मतलब कि एक बॉन्ड में और एक बंधन में चले जाते हैं और जो हेडमैन है वो गवर्नमेंट से टाइड हो जाता है ना। इट वाज गवर्नमेंट ओपियम एजेंट। आप देखें ये जो पैसे दे रहे थे हेडमैन को ये कौन थे, ये गवर्नमेंट के ओपियम एजेंट्स थे जिन्होंने हेडमैन को पैसे दिए थे और हेडमैन ने फिर बाद में कल्टीवेटर्स को दिए थे। By taking the loan, the cultivator was forced to grow opium। अब देखिए जब लोन ले लेते थे विलेजर्स हेडमैन से तो अब इनको फोर्स किया जाता था कि आप क्या करें, इससे ओपियम बोए। ओके, जो स्पेसिफाइड एरिया उनको कहा जा रहा है उस पे ओपियम बोए। ओके, और बाद में जब ओपियम क्रॉप पक जाए तो उसको एजेंट को बेच दिया जाए। He had no option of planting the field with a crop of his choice or selling his produce to anyone but the government agent। अब देखिए यहाँ पर पीजेंट्स के पास में कोई ऑप्शन नहीं था तो वो ओपियम को बोने लगे और आखिरी में क्रॉप के पकने के बाद में ये गवर्नमेंट एजेंट्स इनसे ले लिया करते थे। एंड ही हैड टू एक्सेप्ट द लो प्राइस ऑफर्ड फॉर प्रोड्यूस। देखिए यहाँ पर जो ओपियम प्रोड्यूसर्स थे उनको लो प्राइस दिया जाता था लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें इस लो प्राइस को एक्सेप्ट करना पड़ता था क्योंकि इनके पास में कोई और ऑप्शन नहीं था, क्योंकि ये जो ओपियम क्रॉप है इसको कहीं और ये नहीं बेच सकते थे। The problem could be partly solved by increasing the price of opium। अब देखिए जो गरीब लोग हैं, जो गरीब पीसेंट्स हैं, उनकी प्रॉब्लम तभी सॉल्व हो सकती है जब ओपियम के प्राइस बढ़े, लेकिन गवर्नमेंट ऐसा नहीं चाहती है कि ओपियम के प्राइस बढ़े। कल्टीवेटर्स को कम प्राइस देती है, कम पैसे देती है गवर्नमेंट, और इसके अलावा ओपियम को हाई प्राइस में बेच देती है चाइना के अंदर। चाइना में एक्सपोर्ट कर दिया जाता है ये कलकत्ता से चाइना। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो कल्टीवेटर्स हैं वो तो गरीब से गरीब होते जा रहे हैं और जो ब्रिटिशर्स हैं उनके पास में उनका जो रेवेन्यू है, उनका जो पैसा है वो बढ़ता जा रहा है। The prices given to peasants were so low at the early 18th century, angry peasants began agitating for high price। अब देखिए जो पीजेंट्स वगैरह को प्राइस बहुत लो दिया जाता था अर्ली 18th सेंचुरी में, क्या हुआ कि बहुत से जो पीजेंट्स है उन्होंने एजिटेशन शुरू कर दिया हाई प्राइस के लिए। ओके, और इसके अलावा जो एडवांसेस है जो उनको हेडमैन देते थे वो लेने से भी रिफ्यूज कर दिया। इन द रीजन अराउंड बनारस कल्टीवेटर बिगन गिविंग अप ओपियम कल्टीवेशन। अब देखिए बनारस के रीजन के करीब में जो ओपियम कल्टीवेटर्स हैं उन्होंने ओपियम का कल्टीवेशन बंद कर दिया। इसकी जगह पर वो शुगर केन और पोटैटो को बोने लग गए। ओके, अब इसके अलावा देखिए बहुत सारे ऐसे कल्टीवेटर्स थे जो कि ट्रैवलिंग ट्रेडर्स को, जो ट्रैवलिंग ट्रेडर्स होते हैं वो हाई प्राइस पे ओपियम को ले रहे थे तो उन्हें ओपियम सेल करने लगे। अब देखिए 1773 में ब्रिटिश गवर्नमेंट को जब ये बात मालूम पड़ी और उन्हें लगा कि हमारी जो ट्रेड की मोनोपोली है वो इससे खत्म हो जाएगी, तो ब्रिटिशर्स ने इसको इलीगल कर दिया कि आप गवर्नमेंट के अलावा किसी और को ओपियम नहीं बेच सकते। ओके, इसके अलावा दूसरी टेरिटरीज के अंदर यदि अगर आप ओपियम बेच रहे हैं कहीं तो ये सब इलीगल है, लेकिन फिर भी जो प्रिंसली स्टेट थे जो ब्रिटिशर्स के कब्जे में नहीं थे जैसे सेंट्रल इंडिया, राजस्थान, वहां से बहुत से ऐसे जो कल्टीवेटर्स थे जो ट्रेडर्स वगैरह को, दूसरे ट्रेडर्स को ओपियम बेच रहे थे क्योंकि यहाँ पर उनको हाई प्राइस मिल रहा था इन ट्रेडर्स से। ओके, तो in fact armed bands of traders were found carrying on the trade in 1820 to the British this was trade was illegal, it was smuggling and it had to be stopped। देखिए ब्रिटिशर्स की अगर माने
तो जो भी दूसरे ट्रेडर्स है वो सब इलीगल जॉब कर रहे हैं, मतलब ये स्मगलिंग कर रहे हैं और इसको रोका जाना चाहिए, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट की यहाँ पर जो मोनोपोली है उसको नुकसान पहुंच रहा है। ओके तो देखें देयरफॉर इट वाज इंस्ट्रक्टेड इट्स एजेंट पोस्टेड इन द प्रिंसली स्टेट टू कॉन्फिस्केट ऑल ओपियम एंड डिस्ट्रॉय द क्रॉप। अब देखिए जो प्रिंसली स्टेट के अंदर गवर्नमेंट के एजेंट वगैरह थे, उनको गवर्नमेंट ने ये आदेश दिया कि आप एक काम करो, वहां पर जितने भी क्रॉप्स है उसको आप डिस्ट्रॉय कर दो, नुकसान पहुंचा दो उसे, है ना। दिस कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ब्रिटिश गवर्नमेंट, पीजेंट्स एंड लोकल ट्रेडर्स कंटिन्यू एज लॉन्ग एज द ओपियम प्रोडक्शन लास्टेड। अब देखिए ये जो झगड़ा था ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में या पीजेंट्स के बीच में या जो लोकल ट्रेडर्स के बीच में, ये जब तक के चलता रहा जब तक कि ओपियम का प्रोडक्शन होता रहा। We should not, however, think that the experience of all peasants in the colonial India were those of opium cultivators. अब देखें colonial India के अंदर जो peasants वगैरह थे उनका experience सभी का same नहीं था। We will read about the other experience of peasants in the colonial India in later chapter. देखिए अगले chapters के अंदर हम जो दूसरे peasants वगैरह हैं उनके experience के बारे में भी जानेंगे। फिलहाल में हमने यहाँ पर opium cultivators के बारे में जाना। ओके अब देखें इस चैप्टर्स के अंदर हमने देखा कि जो रूरल एरियाज है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड के अंदर किस तरीके से मॉडर्न पीरियड आने से वो चेंज हुआ। While looking at these changes, we must remember that their pattern was not same everywhere. अब देखिए ये चेंजेसमेंट जब उनमें आया तो हमने ये भी देखा कि जो उनका पैटर्न है वो हर जगह सेम नहीं था। जो सभी सेक्शंस थे रूरल पीपल के वो अफेक्टेड नहीं हुए, बहुत से को तो फायदा भी हुआ है ना और बहुत से को नुकसान हुआ। नोर वाज द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्नाइजेशन सिंपली अ ग्लोरियस स्टोरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो देखिए हमें यहाँ से ये भी मालूम पड़ता है कि जो मॉडर्नाइजेशन की हिस्ट्री है ये केवल ग्रोथ और डेवलपमेंट की नहीं है, इससे बहुत से लोगों को प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस का सामना भी करना पड़ा। इट वाज आल्सो अ स्टोरी ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड इम्प्योरिशमेंट। देखिए ये डिस्प्लेसमेंट की स्टोरी भी रही है जो मॉडर्नाइजेशन की हिस्ट्री है। ओके इसके अलावा इकोलॉजिकल क्राइसिस का भी की भी स्टोरी रही है ये। ओके और सोशल रिबेलियन, कॉलोनाइजेशन और रिप्रेशन की भी स्टोरी रही है ये मॉडर्नाइजेशन की हिस्ट्री। We need to look at these variations and stand to understand the diverse ways in which the peasants and farmers confronted the modern world. Okay, तो देखिए हमें इस वेरिएशन और स्ट्रैंड्स को समझना होगा ताकि हम मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर जो पीजेंट्स और फार्मर्स है उनके कॉन्फ्रंटेट्स को समझ सके। ओके तो देखिए ये हमारा जो चैप्टर नंबर 6 था पीजेंट्स एंड फार्मर्स ये कंप्लीट हो चुका है आज। इसको आप अच्छे से रीड करें, रिवाइज करें, एक बार कंप्लीट चैप्टर को अच्छे से रीड करें, रिवाइज करें ताकि आगे आने वाला चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ सके। ओके तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।